करते हैं फिर से। चलो फिर से समझते हैं। एरे तक क्लियर है सबको? यस सर। सर यस। हॅलो सर. सर हाँ बोलो। स्ट्रिंग डुप्लिकेट आणि स्ट्रिंग कॉपी यामध्ये काय फरक असतो? ते दोन फंक्शन आहेत तर. स्ट्रिंग डुप्लीकेट आणि कॉपी टोटली दो 2000 डिफरेंट फंक्शंस बेटा। स्ट्रिंग कॉपी में क्या होगा, तुम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करोगे सिंपली, ठीक है। मतलब एक स्ट्रिंग रेडी है तुम्हारे पास, दूसरी स्ट्रिंग रेडी है, डिक्लेयर है ना, एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज है, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर है। तो लेट से str1 एंड str2 ऐसे दो स्ट्रिंग है, तो str1 को कॉपी करके str2 में डालना, ठीक है। ये हुआ कॉपी करने वाला काम। तो तुमको अगर डुप्लीकेट स्ट्रिंग strdup अगर तुम यूज करते हो तो तुमको वो बनाने की जरूरत नहीं है सारा चीज। मतलब तुमको सिर्फ एक स्ट्रिंग पास करनी है और तुमको सीधा एड्रेस मिल जाता है, स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाता है, और वो एड्रेस तुम यूज करके एक स्ट्रिंग बना के ले सकते हो। तो बहुत वैसे कर सकते हो ना तुम, बट तुमको कौन सा इजियर लगता है अगर तुमको डुप्लीकेट बना के लेना है स्ट्रिंग का? तो बोथ वेज आर कन्वीनियंट ना, समझ में आ रहा है क्या? बट strdup में क्या करना पड़ रहा है, strdup में एक स्ट्रिंग तुमको इनिशियलाइज नहीं करनी पड़ रही है, खुद तुमको खुद लेना पड़ रहा है क्या वो स्ट्रिंग का कुछ नाम वगैरह? हाँ मतलब रिसीव करने पे लेना पड़ रहा है, बट कॉपी करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? दोन घ्यावे लागतील स्ट्रिंग आपल्याला. दो स्ट्रिंग लेने पड़ेंगे वहां पे, क्लियर। एंड इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज कि strcpy और strdup। देखो मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ प्रॉपरली, जस्ट गिव मी 2 minutes। ये क्वेश्चन किसका है बाय द वे? ओके, सो सी दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो तुम लोग ट्रैक पे हो मतलब। सी अब क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं ये चेक करना है हमको। स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, so simply I am having one string, character str of 10 equals to any string I will take a b c d e f। Okay, now I want to check this string is palindrome or not। तो palindrome or not के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं बोलता हूँ str rev, रिवर्स करता हूँ स्ट्रिंग को। अब क्या होता है, इस स्ट्रिंग को रिवर्स करने पे str rev को जब मैं भेजता हूँ ये चीज, तो यही स्ट्रिंग रिवर्स होती है कि नहीं? मतलब यही स्ट्रिंग ए बी सी डी ई एफ की एफ ए डी सी बी ए हो जाएगी। तो ए बी सी डी ई एफ भी तो मुझको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा ना बेटा कहीं पे, समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर org ऑफ 10 ले लेता हूँ, एक ओरिजिनल ऑफ 10, और रिवर्स करने से पहले मैं एक काम करता हूँ कि str cpy की मदद से इस ओरिजिनल में
पहले मेरा एसटीआर कॉपी कर देता हूँ, ताकि अब मैंने एसटीआर में चेंजेस भी किए तो ओआरजी में तो एटलीस्ट मेरे पास ABCDEF है ना अवेलेबल। क्लियर। और फिर मैं क्या करूंगा, एसटीआर सीएमपी की मदद से ओआरजी भेजूंगा और एसटीआर भेजूंगा। ठीक है। एंड सिंपली ये मुझको कोई रिजल्ट रिटर्न करके देगा। एंड इफ दैट रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। करेक्ट ना। ओआरजी और रिवर्स दोनों अगर सेम आए तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, इट्स नॉट पैलिंड्रोम। गेटिंग एवरीबॉडी। तो अभी एक क्वेश्चन तुम लोगों की साइड से आना चाहिए था कि सर अगर एसटीआर रिवर्स इसी स्ट्रिंग को रिवर्स करके देता है इस पॉइंटर में, तो फिर वो क्यों कैरेक्टर पॉइंटर एड्रेस रिटर्न करता है? उसने तो वर्ड रिटर्न करना चाहिए था ना। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं तुम लोगों से अब तक? क्लिक हो रहा है कुछ? देखा होगा ना तुमने, क्योंकि तुमने बिल्ट इन फंक्शन देखे हैं नहीं डिटेल में। फिर एसटीआर रिवर्स का रिटर्न टाइप क्या है? कैरेक्टर पॉइंटर। और कैरेक्टर पॉइंटर में वो क्या रिटर्न करता है? कैरेक्टर पॉइंटर में लेट से ये एसटीआर है समथिंग 2000, तो ये इस 2000 को रिवर्स करने के बाद वापस तुमको डमी में 2000 ही रिटर्न करके देता है। तो ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए ना कि अरे भाई 2000 तो ऑलरेडी था मेरे पास, तो फिर क्यों वापस इस फंक्शन ने रिटर्न करके दिया? क्लिक हो रहा है किसी को कुछ? एवरीबॉडी। तो वो इसलिए कि अगर कोई बोलता है कि मुझको सीधे सीधे कुछ इस तरीके से प्रिंट करना है, %s STR ऑफ STR, तो अगर ये वॉइड रिटर्न करता बेटा तो ये लाइन पॉसिबल थी क्या? समझ में आ रहा है? %s को क्या चाहिए? स्टार्टिंग एड्रेस। तो %s को स्टार्टिंग एड्रेस, तो तुमको फिर ये लाइन ऊपर लिखनी पड़ती और यहाँ पे STR देना पड़ता। इससे अच्छा ये डमी वाला 2000 यूज करके इसी को पॉइंट हो जाएगा ना। समझे ये वाला पार्ट? तो इट्स नॉट अबाउट प्रिंटिंग। सिर्फ प्रिंटिंग की बात नहीं है, ये मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करने के लिए। तो मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करने के लिए मतलब क्या? सिंपली ये STR CMP के लिए तुम ORG भेज रहे हो और STR भेज रहे हो, मतलब STR लेट से 2000 पे है और ORG लेट से 3000 पे है। तो तुमको यहाँ से क्या भेजना है? 2000 और 3000, ये दो एड्रेस भेजने हैं कि नहीं STR CMP को? तो STR CPY बोल रहा है कि भाई मैं कॉपी करने के बाद ये एड्रेस रिटर्न करता हूँ। STR रिवर्स बोल रहा है कि मैं रिवर्स करने के बाद ये एड्रेस रिटर्न कर सकता हूँ। तो कैन आई राइट दिस थिंग लाइक दिस, STR CMP of STR CPY ORG STR comma STR reverse इन ब्रैकेट STR। समझ में आ रहा है एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? बट यहाँ पे प्रिकॉशन ये लेना पड़ता है बेटा, क्योंकि तुमको फ्लो पता होना चाहिए। फंक्शन कॉल में फ्लो कैसे जाता है? फंक्शन कॉल में फ्लो इस तरीके से जाता है। तो तुमको पहले कॉपी करना था ना, तो पहले कॉपी करना था तो कॉपी वाला पैरामीटर कौन सा होना चाहिए तुम्हारा? कॉपी वाला पैरामीटर तुम्हारा पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए एंड रिवर्स वाला पैरामीटर तुम्हारा बाद में एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब ये जो पूरा कोड है कहाँ तक का? यहाँ तक का, वो पूरा एक लाइन में हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने क्या बोला था कि भाई मुझको यहाँ पे 2000 चाहिए, मुझको यहाँ पे 3000 चाहिए, तो ये दोनों फंक्शन रिटर्न करके दे रहे कि नहीं? क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है अभी? अब आते हैं स्नेहा के क्वेश्चन। तो स्नेहा के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब STR CPY की जगह पे बेटा मैं यहाँ पे STR DUP यूज कर लेता और उसको ये स्ट्रिंग भेज देता, तो ये मुझको DUP डुप्लीकेट बना के उसका एड्रेस रिटर्न करके देगा कि नहीं वहां पे? तो मुझे
ये एक्स्ट्रा का स्ट्रिंग मेरी तरफ से डिक्लेयर करके रखने की जरूरत है क्या अभी org नाम का? समझ में आया? तो किसका क्या पर्पस है, कौन सा कहाँ पे यूज हो सकता है, ये पार्ट समझ में आया क्या? आई विल नॉट गो इन दैट मच डेप्थ, बट ये एग्जांपल से समझ में आया क्या? देखो, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारा है, मैं तुमको वही बोल रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा तुम्हारे साइड से क्वेश्चनिंग करोगे ना, तो मैं तुमको बहुत सी चीजें पढ़ा सकता हूँ इसमें। बट क्या होता है ना, तुम लोगों से क्वेश्चन नहीं आते, तो फिर मुझको ऐसे लगता है कि भाई इन लोगों को इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा तो कहीं ओवरलोड ना हो जाए, या इनको डिफिकल्ट ना लगने लग जाए ये चीजें। ठीक है? क्योंकि अपना मेन टारगेट क्या है फिलहाल? अपना मेन टारगेट है कि भाई तुम्हें एटलीस्ट इस तरीके से तो भी कोड करते आना चाहिए। ये ऑप्टिमाइजेशन इज ऑप्शनल, ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से आता है। मतलब धीरे धीरे जैसे तुम कंपनी में काम करते हो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन आता है। बट अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ तुम लोगों को इस लेवल पे, बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। तुम अगर उसी दिन ये क्वेश्चन पूछते कि सर ये कैरेक्टर एड्रेस रिटर्न क्यों किया है, तब ये डिस्कशन वर्थ था। क्योंकि वो क्वेश्चन आने पे समझ में आता है कि ये बंदे उस काबिल है कि इनको ही आगे वाला पार्ट पढ़ाया जाए। सो क्वेश्चन नहीं आ रहे, इसके दो चीजें हैं। एक तो तुमको कंसेप्ट नहीं समझा है पढ़ाते वक्त, या मैंने जो एक्सप्लोर करने बोला है यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग दैट थिंग इन डिटेल। तो वही रीजन है उसके पीछे। तो देखो, अभी भी तुम लोगों के पास चांस है, तुम वापस ये नोट से जाओ, वापस क्वेश्चंस लेके आओ। हम और अभी लेक्चर कंटिन्यू ही रहेंगे ना अपने, तो इवन सीपीपी में भी तुम सी का कुछ पूछोगे तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि अभी सीपीपी शुरू हुआ है। सो समझ में आ रहा है एवरीवन? मतलब सीपीपी मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यार, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी ये नहीं पूछा जाएगा तुमको। यहाँ तक क्लियर है सबको एवरीवन? सो क्वेश्चन करो, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। सो सी, दिस दिस क्वेश्चन इज इन वन लाइन। वन लाइन में किया मैंने ये। क्या होगा ये? इंटीजर आर इक्वल्स टू इफ आर एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। अब कोई बोलेगा वो इफ और एल्स भी मत लगाओ, तो सिंपल है, मेरे पास क्या है भाई? मेरे पास है टर्नरी ऑपरेटर। इधर ये लाइन है मेरे पास। एस टी आर रिवर्स ऑफ एस टी आर, एस टी आर डी यू पी ऑफ एस टी आर, एस टी आर सी एम पी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो अगर है तो पैलिंड्रोम, एल्स नॉट पैलिंड्रोम। दैट्स इट। एक लाइन में हुआ कि नहीं पूरा कोड? समझ में आ रहा है एवरीवन? तो टर्नरी ऑपरेटर काम आएगा। ये सब चीजें होती है, बहुत सी चीजें हैं जो तुमको समझनी है, पर उसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ता है बेटा। हम उस लेवल पे पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को कि तुम खुद एक्सप्लोर कर सको कई चीजें। अब तुम नहीं कर रहे हो, उसमें हमारी गलती नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? समझे क्या ये बात? इतना मेमोरी डायग्राम डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है। मेमोरी डायग्राम के साथ अगर पढ़ाया है तो तुम लोगों की तरफ से वो सब आना चाहिए यार। मतलब अब कितनी बार मैं वही चीज बताऊं बार बार? ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट मैलोक अगेन। अब मेरा कहना है कि मेरे पास एक इंटीजर एरे है ऑफ 10। मैंने यहाँ पे वो यूजर से स्कैन कर लिया, ठीक है? ये कोड क्लियर है सबको? स्कैनिंग वाला स्टोर नाम का फंक्शन होगा, उसको तुम ये भेज दोगे, राइट? समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करता हूँ, एक रिवर्स एरे नाम का फंक्शन बनाता हूँ और इसको ये ARR भेजता हूँ, और साथ में साइज तो भेजना ही पड़ेगा। अब रिवर्स एरे के लिए मैं इस ARR को, मेरा कहना है कि भाई इस ARR को नहीं रिवर्स करना है, ठीक है? इस ARR को नहीं रिवर्स करना है, मुझको रिवर्स करके एक नया एरे दे। और नया एरे देने के बाद अब एरे का क्या रिटर्न किया जा सकता है?
स्टार्टिंग एड्रेस, तो वो जो न्यू एरे है NARR, तो न्यू ARR मैं यहाँ पे रिसीव करूंगा। समझ में आ रहा है? और साइज का टेंशन नहीं है, रिवर्स करने के बाद साइज कम होती है क्या एरे की, तो मैं NARR के बेसिस पे और जो मेरे पास अभी 10 है उसके बेसिस पे डिस्प्ले कर सकता हूँ कि नहीं रिवर्स आया हुआ एरे। पर्पस समझ में आ रहा है क्या? पर्पस क्या है देखो, पर्पस ये है कि यहाँ मैं एरे की साइज कम ले लेता हूँ। ये एरे की साइज ली मैंने 5, तो यहाँ पे एक ARR बन गया जिसमें है 10, 11, 12, 13, 14। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये मैंने स्कैन कर लिया है। अब मेरा क्या कहना है कि ये एरे पास होना चाहिए इस फंक्शन को, और इस फंक्शन ने इसी एरे को रिवर्स नहीं करना है, इसने नया एरे बनाना है। उसने उसने 14, 13, 12, 10, 11 डालना है, और लेट से इसका कुछ भी 3000 एड्रेस रहेगा, वो एड्रेस उसने रिटर्न करना चाहिए, एंड दैट एड्रेस आई विल रिसीव इन सम NARR। और फिर इस NARR की मदद से मैं वो पूरा प्रिंट कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि साइज का टेंशन नहीं है, रिवर्स एरे की साइज उतनी रहेगी, राइट? हाँ या ना? ठीक है, तो अब समझते हैं प्रॉब्लम क्या होगा इससे। अब इसका कोड लिखते हैं पहले। तो ये वाला पार्ट क्लियर है ना? NARR मतलब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा i इक्वल्स टू 0 से लेके तो 5 तक, और मैं प्रिंट अप करूंगा NARR ऑफ i को whenever it is pointed to array treat it as array। तो ये मेन वाला पार्ट तुम्हारा सॉर्टेड है। ये मेन वाला पार्ट सॉर्टेड है, मेन को साइड में रख देते हैं, ठीक है। नाउ I have started writing this रिवर्स एरे वाला फंक्शन। तो रिवर्स एरे में सबसे पहला पैरामीटर क्या होगा बेटा? ऊपर से ARR भेजा है, रिसीव किसमें होगा? रिसीव किसमें होगा? अरे ऊपर से ARR भेजा है, एरे नेम होल्ड्स बेस एड्रेस, तो एड्रेस को रिसीव करने के लिए पॉइंटर लगेगा। लेट से मैंने एक PTR नाम के पॉइंटर में उसको स्टोर किया, तो ऊपर से किस टाइप का एड्रेस भेजा है, तो किस टाइप का पॉइंटर लगेगा रिसीव करने के लिए? कैसे कैरेक्टर पॉइंटर बेटा, ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा। ARR इंटीजर है कि नहीं, कैरेक्टर का क्या लेना देना इस चीज से? इंटीजर पॉइंटर है कि नहीं? और साथ में मैंने साइज भेजा, तो साइज को रिसीव करने के लिए लेट से मैं एक n नाम का वेरिएबल लेता हूँ। फिर रिवर्स एरे का स्टैक फ्रेम ओपन हुआ, जिसमें फॉर्मल पैरामीटर्स हो गए इनिशियलाइज। PTR ने लाया 2000 और वो पॉइंट करने लगा ARR को। n ने लाया 5 बिटवाइज कॉपी, ये 5 यहाँ से बिटवाइज कॉपी हुआ, और अभी 2000 और 5 है मेरे पास। अब मैंने बोला है कि रिवर्स करना है, बट किसको रिवर्स करना है? एक नया एरे बना के रिवर्स करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक इंट न्यू ARR ऑफ n साइज का एक नया एरे बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? इंट ARR ऑफ n साइज। और फिर तो अपना लॉजिक सिंपल है ना भाई। लॉजिक क्या है अपना? फोर्थ इंडेक्स किस में जाना चाहिए? पहले इंडेक्स में। मतलब यहाँ पे देखो फिर क्या होगा तुम्हारा, न्यू ARR बनेगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये 5 साइज की वजह से न्यू ARR बनेगा। अब इसका 0th इंडेक्स इसके चौथे इंडेक्स पे, मतलब सिंपली देखो ARR
ऑफ 0th इंडेक्स किस में जाना चाहिए, न्यू ARR के 4th इंडेक्स। ठीक है, पहला इंडेक्स 3rd इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स 2nd इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। तीसरा इंडेक्स पहले इंडेक्स पे, चौथा इंडेक्स 0th इंडेक्स पे। क्लियर, समझ में आ रहा है एवरीवन? तो अगर मैं इसको जे बोलता हूँ और अगर मैं इसको आई बोलता हूँ, तो जे 4 से लेके जाना चाहिए 0 तक, आई 0 से लेके जाना चाहिए 4 तक। समझ में आ रहा है? तो सिंपल लॉजिक लगेगा मेरा कि भाई फॉर जे 4 से शुरू होना चाहिए, मतलब n-1 से शुरू होना चाहिए, आई मेरा 0 से शुरू होना चाहिए। अब आई लेस देन n तक लेके जाओ या उल्टा लेके जाओ, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। दोनों में से कोई तो भी एक कंडीशन आई प्लस प्लस होगा और जे माइनस माइनस होगा। और इसके मदद से तुम क्या करोगे, न्यू ARR ऑफ जे में ARR ऑफ आई कॉपी करोगे, सिंपली तुम्हारा एरे रिवर्स होगा कि नहीं एवरीबॉडी? अब एरे रिवर्स होने के बाद तुम क्या कर रहे हो, ये जो एरे रिवर्स होके यहाँ पे मिला है, मतलब यहाँ पे 14 13 12 11 10 ऐसा आने के बाद इस न्यू ARR, मतलब ये जो 3000 इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, इस एड्रेस को तुम सिंपली क्या कर रहे हो, न्यू ARR को रिटर्न कर रहे हो। तो तुम अगर एड्रेस रिटर्न कर रहे हो मतलब तुम्हारा रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर पॉइंटर। अब इस न्यू ARR को तुम रिटर्न कर रहे हो, तो ये न्यू ARR रिटर्न होके जाएगा मेन में, डमी में आके रुकेगा। इस डमी को तुम NARR नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। क्लियर, मतलब ये 3000 पॉइंट करने लगा अभी इसको। बट वही प्रॉब्लम आया ना, क्या प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम क्या आएगा बेटा, प्रॉब्लम ये आएगा कि दिस मेमोरी इज गोइंग टू गेट वैनिश, क्योंकि वो स्टैक के अंदर बनाई है तुमने। डैंगलिंग पॉइंटर होगा, ये जो मेमोरी तुमने बनाई है यहाँ पे, ये स्टैक पे बनाई है। तो इस लॉजिक से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कहना है कि बस इतनी जो मेमोरी बनाई वो स्टैक पे ना बनाते हुए कहाँ पे बनाओ, उसका कहना है कि बस इतना पार्ट, भाई इतना पार्ट तुम क्या करो, हीप पे बनाओ। ठीक है, तो हीप पे बनाने के लिए हमने देखा मैलॉक। तो कितने ब्लॉक चाहिए मुझे हीप में, 1 2 3 4 5, मतलब 4 × 5 20 ब्लॉक चाहिए मुझको। तो मैं सिंपली क्या बोलता हूँ, मैं सिंपली मैलॉक को बोलता हूँ कि मैलॉक मुझको 20 ब्लॉक बना के दे। तो 20 बाइट्स बना के दे, तो मुझको 5 ब्लॉक चाहिए थे। तो मैं उसको थोड़ी सी आसान भाषा में बताता हूँ ताकि कोई अनअथराइज एक्सेस ना हो। मैं उसको बोलता हूँ 4 × 5 ब्लॉक बना के दे। अब 4 के लिए भी क्यों, क्योंकि इंटीजर का साइज 4 है, बट मुझको नहीं पता ना हर कंपाइलर 4 ही देगा, तो इसलिए मैं कंपाइलर पे ही छोड़ देता हूँ वो काम। मैं कंपाइलर को बोलता हूँ तू क्या कर, ये साइज ऑफ नाम का फंक्शन यूज कर, साइज ऑफ इंट, और जो भी इंट की साइज होगी तेरे पास वो यहाँ पे रख। तो पूरा कैलकुलेशन होके मैलॉक उतने बाइट्स बनाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है एवरीवन? अब ये जो बाइट्स है वो मुझे 4 4 के इंटरवल में एक्सेस करने हैं, इसलिए मैं रिसीव किस में करूंगा इसको, इंटीजर पॉइंटर में। क्लियर, तो मैं बोल रहा हूँ इंट ptr इक्वल्स टू मैलॉक साइज ऑफ इंट। ठीक है, अब ये इक्वल्स टू बोल रहा है कि इधर इंटीजर पॉइंटर है, मैलॉक वर्ड पॉइंटर रिटर्न करता है, तो हम बोलेंगे ठीक है बैलेंस कर देते हैं। तो टाइप कास्ट करके बैलेंस कर लिया। तो सिंपली उसका कहना है कि भाई ये जो लाइन है ये स्टैक पे बनाती है, बस तुम क्या करो, ये मेमोरी इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ऑन स्टैक तुम इस मेमोरी को हीप पे बनाओ। तो ये जो लाइन हमने हीप पे मेमोरी बनाने के लिए यूज की है, सिंपली दैट लाइन वी विल बी
पेस्टिंग हियर, दैट्स इट, खत्म। समझे अभी एवरीवन? तो अब अगर ये स्टैक फ्रेम वैनिश भी हो गया, तो हमने जो 3000 एड्रेस रिटर्न करके दिया है, ये स्टैक फ्रेम चले जाने के बाद भी मेन इसको पॉइंट तो कर सकता है ना यहाँ पे आके। तो दिक्कत है क्या कुछ? समझे एवरीवन? सो दिस इज हाउ दैट मैलॉक वर्क्स। क्लियर है अभी विशाल? मैलॉक समझा है बेटा? मैलॉक वाला यस पार्ट समझा? सर। यस। और सर मैं कल आपने बताया था ना फंक्शन स्ट्रिंग का, तो मैंने सर्च किया तो उसमें रिवर्स के लिए ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है। तो इसके लिए हाँ, रिवर्स के लिए मतलब? रिवर्स के लिए str rv। हाँ है ना, वो वही तो तुमको एक्सप्लोर करने लगा है ना। बिल्ट इन तो है ना, हम यूजर डिफाइन बना के क्यों देख रहे हैं? ताकि हम समझ सके कि ये बिल्ट इन फंक्शंस बने कैसे। अगर तू 5 बिल्ट इन फंक्शंस को भी यूजर डिफाइन बना के देखता है, तो आगे के 50 तो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता है ना। यस सर। हाँ, तो इसलिए बिल्ट इन हम यूजर डिफाइन बना के देख रहे हैं। तो स्ट्रिंग पे काम करने के लिए तो रेडी है ना, बहुत सारे फंक्शन है अपने पास स्ट्रिंग पे काम करने के लिए। हाँ सर, मैंने सर्च किया, बहुत है, पर हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वो क्या क्या क्या? वापस वापस रिपीट। नहीं, स्ट्रिंग में फंक्शन बहुत है, बिल्डिंग फंक्शन। तो हमें अभी जो रिवर्स के लिए निकालना था, तो हमें मालूम नहीं था। तो स्ट्रिंग में फंक्शन है, तो दैट टाइम हम क्या करेंगे? ऑलरेडी बिल्डिंग फंक्शन है, पर जब हमें मालूम नहीं होता तब हम क्या कर सकते हैं उस केस में? I want to reverse a string in C. Is there any built-in function? क्या बोल रहा है गूगल? ओके। अब तेरा जो क्वेश्चन तूने मुझको बोला, वो तो गूगल को भी बोल सकती है। यस। मुझको बोला कि सर मैं ओके। करना चाह रहा हूँ, तो मुझको कैसे पता चलेगा कोई फंक्शन है कि नहीं? वही मैंने सिंपली एज इट इज तेरे वर्ड्स मैंने गूगल को कि आई वांट टू रिवर्स अ स्ट्रिंग इन, इज देयर एनी फंक्शन? क्या था उसने तुरंत ही, द strrev फंक्शन इज a फंक्शन इन सी। खत्म। डिफाइन स्टेट अटैच दे रहा है डिटेल। क्लियर है कि नहीं? दिस इज हाउ यू हैव टू सर, एक्सप्लोर, सिंपल। आवाज ब्रेक। ओके, अभी आ रही, अभी आ रही आवाज एवरीवन? यस सर। तो समझ में आया? दिस इज हाउ वी हैव टू एक्सप्लोर सिंपली बेटा। जो मुझको पूछ रहे हो वो गूगल को पूछो ना, और गूगल छोड़ो, चैट जीपीटी को पूछो ना। गूगल पे भी क्यों इतना टाइम वेस्ट करने का? तुम्हारा ओके। प्रॉब्लम क्या है वो तुमको क्लियर है ना? हाँ। और फंक्शन कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, वो क्लियर है ना? तुमको बस फंक्शन अवेलेबल है कि नहीं इतना चेक करना था ना। तो वो तो तुमको बता दिया गूगल ने कि भाई ये हेडर फाइल पे है। यहाँ पे बोल रहा है ना वो कि strrev फंक्शन बिल्ट इन है और string डॉट एच में अवेलेबल है, तो यूज करो सिंपली। क्लियर? यस सर। यस। इज देयर एनी अदर डाउट? So we'll move forward. So let's say अभी void main है मेरे पास, मैंने एक लूप लगाया यहाँ पे for integer I equals to 0, I less than 10, 10 ज़्यादा हो जाएगा, I less than 5, I plus plus, and in this I am calling sum function। एक सम फंक्शन नाम की स्टैक फ्रेम को मैंने कॉल कर दिया इस लूप के अंदर, ठीक है। और फिर मैंने एक सम फंक्शन
फिर मैंने एक सम फंक्शन लिखना स्टार्ट कर दिया। तो रिटर्न टाइप तो कुछ नहीं कर रहा है वो, वॉइड सम फंक्शन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली इंटीजर पॉइंटर ptr इक्वल्स टू इंटीजर पॉइंटर malloc size of int into 5। ऐसे 5 ब्लॉक बना ले रहा है। ठीक है, ऐसे 5 ब्लॉक बनाने के बाद सिंपली कुछ नहीं, ptr ऑफ 0 में मैं क्या करता हूँ, 10 डालता हूँ और प्रिंटफ ptr ऑफ 0 करता हूँ। कुछ नहीं, इसका कोई पर्पस नहीं, इस कोड का कोई सेंस नहीं है, मैं बस तुमको प्रॉब्लम क्या आती है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ptr ऑफ 0 मैंने प्रिंट किया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मेमोरी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आए हम मेन में आने के बाद ये तुम्हारा ग्लोबल स्टैटिक, ये तुम्हारा हीप, ये तुम्हारा स्टैक। तो आते ही यहाँ पे आई बना विच इज 0, 0 <5, तो तुरंत किसको कॉल मिला, सम फंक्शन को, राइट एवरीवन, सम फंक्शन को कॉल मिला। सम फंक्शन को कॉल मिलने के बाद हम आए यहाँ पे आते ही तुरंत क्या हुआ, हीप में 5 ब्लॉक बन गए और उसका स्टार्टिंग एड्रेस गया किसके पास, पीटीआर के पास। लेट से 2000 पे एक ब्लॉक बन गया, पीटीआर के पास उसका एड्रेस गया। फिर मैंने पीटीआर ऑफ 0 इंडेक्स पे 10 डाला और उसको प्रिंट किया, फंक्शन का काम खत्म, स्टैक फ्रेम वैनिश। क्लियर एवरीवन, स्टैक फ्रेम वैनिश होके हम वापस किस पे गए, वापस गए हम मेन के अंदर। यहाँ पे हो गया आई प्लस प्लस, आई हो गया 1। अब 1 वापस 5 से छोटा है, तो वापस एक सम फंक्शन का स्टैक फ्रेम ओपन होगा, राइट क्लियर। वापस हम मैलॉक बोलेंगे। अब वापस हम मैलॉक बोल रहे हैं तो 2000 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है कि नहीं, तो जो नया मेमोरी बनेगा वो 2000 पे नहीं बन सकता है, वो समथिंग दूसरी जगह पे बनेगा ना। समझ में आ रहा है एवरीवन, यहाँ पे भी एक पीटीआर बनेगा, इस पीटीआर में जाएगा वो 3000, वो इसको पॉइंट करेगा, यहाँ पे 10 डालेगा, 10 प्रिंट करेगा, ये स्टैक फ्रेम भी वैनिश होगा। कुछ नोटिस हो रहा है तुमको कि हर इटरेशन के साथ यहाँ पे मेमोरी बनी रह रही है बस, क्योंकि हीप का लाइफ स्पैन तो थ्रू आउट द प्रोग्राम है। क्लियर, हीप वैनिश नहीं हो रहा है ना, स्टैक वैनिश हो रहा है सिर्फ। समझ में आ रहा है, स्टैक वैनिश हो रहा है, तो स्टैक वैनिश हो रहा है बेटा, तो ये हीप का मेमोरी वैसे ही पड़ा रहेगा। अब अगर ये 5 की जगह पे 500 बार कॉल किया है तो ये 500 ब्लॉक, मतलब देखो ना कितने, 20 बाइट के है ना, तो 20 बाइट के 500 ब्लॉक वहां पे पड़े रहेंगे कि नहीं। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या। तो सिंपली क्या करना चाहिए तुम लोगों ने, जब तुम्हारे इस ब्लॉक का काम खत्म हो गया तो इस मेमोरी को डिस्ट्रॉय करना, वैनिश करना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बनाया तुमने उसको हीप में, स्टैक में होता तो कोई टेंशन नहीं था, स्टैक का सारा चला जाता है। मतलब जैसे ये 4 बाइट का यहाँ पे पॉइंटर बना है ये चला जाएगा, बट ये चला जा रहा है तो ये 2000 लेके जा रहा है साथ में। मतलब घर की चाबी या घर का एड्रेस ही नहीं है तुम्हारे पास, तो उस घर पे तुम पहुंच ही नहीं सकते उसके बाद, तो वैसे ही पड़ा रहेगा ना वहां पे वो, और किसी दूसरे को भी असाइन नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है, तो तुमको जाते जाते उसको डिस्ट्रॉय करके जाना पड़ेगा कि नहीं, अगर तुम्हारा काम हो गया है तो। समझ में आ रहा है, तो इसके लिए आता है हमारे पास फ्री फंक्शन, कि हम सिंपली क्या बोलते हैं कि भाई चलो पीटीआर बनाया, ये मैंने मेरा एक टाइम पास कुछ काम कर लिया, और अब मैं बोलता हूँ फ्री, एंड यहाँ पे मैं पास करता हूँ पीटीआर। तो फ्री में जब मैं पीटीआर पास करता हूँ तो पीटीआर इज योर स्टार्टिंग एड्रेस, तो ये जो 2000 है, 2000 जिसको पॉइंट कर रहा है, वहां से जितनी मेमोरी अवेलेबल है वो मेमोरी भी वैनिश करके चला जाता है। समझ में आया एवरीवन, तो दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेमोरी को मैं फ्री करके जाऊं। समझे, चलो फिर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को तो बता। ओके, रिपीट करता हूँ।
ठीक है, यहाँ तक का ये फ्री से पहले तक का प्रॉब्लम समझ में आया क्या? कि क्या हो रहा है, तुम यहाँ पे मैलॉक बना रहे हो सम फंक्शन में, तो सम फंक्शन की स्टैक फ्रेम वैनिश हो रही है, तो ये मैलॉक से बनी गई मेमोरी वहीं पे पड़ी रह रही है ना। हेलो सर, वहीं पे, यस। एक क्वेश्चन था कि हीप मेमोरी इसलिए यूज करती है कि हमें जब वो मेमोरी लगेगी रीयूज करने के लिए, तो हम इसलिए उसका यूज करते हैं ना कि वो परमानेंट स्टोर करता है जब नहीं 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 नहीं, परमानेंट की बात नहीं है। हीप मेमोरी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमने किसी स्टैक फ्रेम में कुछ मेमोरी बनाई, ठीक है, किसी स्टैक फ्रेम में हमने मेमोरी बनाई और हमको वो दूसरे स्टैक फ्रेम में यूज करनी है, क्लियर? तो हम पॉइंटर की मदद से कर सकते हैं, राइट? यस बट सर। व्हाट इफ दैट स्टैक फ्रेम गेट्स वैनिश? वो स्टैक फ्रेम वैनिश हुई तो फिर क्या, मेमोरी भी चली जाएगी ना। तो किसी स्टैक फ्रेम की मदद से, मतलब किसी फंक्शन की मदद से हमने मेमोरी बनाई, और वो फंक्शन चले जाने के बाद भी अगर उनको उस मेमोरी का काम है, तो हम वो फंक्शन में ना बनाते हुए उस फंक्शन की मदद से हम हीप में बनाएंगे, ताकि वो फंक्शन चला भी गया, मतलब देखो ये सम फंक्शन यहाँ से चला भी गया तो भी ये मेमोरी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं? यस सर। अब मेमोरी एग्जिस्ट कर रही है तो तुमको बस इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि इसका तुम एड्रेस साथ रखो। मतलब सिंपली क्या करो, तुम इस पीटीआर का एड्रेस रिटर्न करके लो, ताकि मेन में वो एड्रेस रहे तुम्हारे पास। तुम अगर मतलब तुमने घर बनाया और तुम एटलीस्ट घर का एड्रेस तो साथ में, दूसरे तुम अगर जा रहे हो गाँव कहीं, तो तुम दूसरे को एड्रेस दे के तो जा सकते हो ना, ताकि वो उस घर में रह सके, राइट? यस सर। अगर तुमने जाते जाते किसी को एड्रेस ही नहीं दिया उस घर का, तो इसका मतलब वो घर वहीं पे पड़ा रहेगा और दूसरा कोई रह भी नहीं पाएगा वहां पे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो मेमोरी जमा होते जाएगी ना, तो जमा होते जाएगी, या तो दो चीजें हो सकती है कि तुम्हारा ये हो सकता है कि भाई इस घर का मुझे दूसरे को एड्रेस नहीं देना है, मेरा रहना हो गया, मेरा रहना हो गया, मुझको गिरा के चले जाना है, तो मुझको दूसरे किसी को नहीं देना है, मेरा काम हो गया, तो घर को गिरा के जाना है। तो घर को गिरा के जाना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। तो ये यस। घर गिराने तो ये घर गिराने के लिए हमारे पास है फ्री नाम का फंक्शन। फ्री को हम उस घर का एड्रेस देंगे, और उस एड्रेस पे जितनी भी जगह बनी है, जितना भी एरिया उस एड्रेस पे है ऑक्युपाइड, वो पूरा वैनिश हो जाएगा और ये 2000 अवेलेबल एड्रेस में आ जाएगा। जब दूसरा कोई अभी घर बनाना चाहता है तो उस जगह पे वो बना सकता है। समझ में आ रहा है? यस सर। हॅलो सर. यस। सर सपोज वरती आपण ऍड्रेस रिटर्न करायचा आहे तो पीटीआरचा, तर मग फ्री नाही यूज करायचा ना? नहीं, देखो दो चीजें, मतलब तुमने क्या किया, घर भी गिरा दिया और किसी दूसरे को उसका एड्रेस भी दे दिया, तो क्या होगा, डैंगलिंग पॉइंटर होगा ना। मतलब देखो तुमने क्या किया, घर गिरा दिया और फिर मतलब फ्री कर दिया और फिर रिटर्न भी कर दिया। तो फ्री कर दिया मतलब घर गिरा दिया, इसका मतलब वो जगह अभी अवेलेबल है दूसरे के लिए, और तुमने एड्रेस भी रिटर्न कर दिया। अब जिस बंदे को तुमने एड्रेस दिया है वो उस जगह पे जाएगा और किसी दूसरे का घर बना है वहां पे, तो दूसरे के घर में घुस सकता है कि नहीं, मतलब अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? या उस जगह पे कोई घर ही नहीं बना है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं उधर, प्रोग्राम में क्रैश, प्रोग्राम में थ्रो गार्बेज वैल्यू, प्रोग्राम में रन स्मूथली, ये चीजें हो सकती है ना। तो एक तो फ्री करो, नहीं तो रिटर्न करो। समझ में आ रहा है? बट खाली मत पड़ने दो उस जगह को ऐसे। तो तुम्हारा काम हो गया है तो फ्री करके चले जाओ, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? मतलब तुमने यहाँ से रिटर्न किया तो वो यहाँ पे तुम रिसीव करते हो उसको, तो यहाँ पे फ्री करो, कहीं ना कहीं पे तो फ्री करो उसको। तो फ्री करने वाला पार्ट समझ में आया क्या एवरीबडी? सर आपण जर ते फ्री नाही केलं तो हिपचा स्पेस, तर मग ते दुसऱ्या प्रोग्राम मध्ये पण यूज होतं का, कसं काय आहे? नहीं, इतना तो नहीं है एक्चुअली। जेव्हा तुमचा प्रोग्राम टर्मिनेट होणार, जब तुम्हारा प्रोग्राम टोटली फिनिश हो जाएगा, तब तो मेमोरी चली जाती है। बट अब तुम्हारा प्रोग्राम रनिंग में है, मतलब वर्ड में शुरू हुआ तुम्हारा और प्रोग्राम रनिंग ही है, तो अननेसेसरी वाई वी आर वेस्टिंग दिस ना। ये
ये 500 का लूप चलने के बाद आगे तुम्हारा और 100 लाइन का कोड है, 200 लाइन का कोड है, तो तुम्हारे करंट प्रोग्राम में तो मेमोरी ऑक्यूपाई होते जा रही है ना बेटा, तुम्हारा करंट प्रोसेसिंग तो स्लो हो गया ना। समझ में आ रहा है क्या? अभी के स्मार्ट ओएस है, अभी के स्मार्ट ओएस बोलते हैं कि भाई जब तक घर का मालिक जिंदा है, मतलब ये मालिक जब तक जिंदा है तब तक ठीक है, वो खाली भी पड़ा रहे कैसे भी रहे फर्क नहीं पड़ता। एक बार मालिक ही चला गया तो वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी ना जगह। गवर्नमेंट मतलब कौन इधर? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा ना किसको अलोकेट करनी है, 6 महीने बाद करनी है या कब करनी है, डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जगह नहीं है तो जाके चेक करेगा। बट जब तक मेन तुम्हारा चल रहा है और मेन चालू है और अंदर तुम ये इतना वेस्टेज करते जा रहे हो, मेमोरी लीकेज करते जा रहे हो, बट स्टिल मालिक जिंदा है, तब तक गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती ना बेटा उसमें। समझ में आ रहा है क्या? गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है क्या? क्लियर? तो मेन खत्म होने के बाद तो सारा खत्म हो ही जाएगा। बट थिंक इन टर्म्स ऑफ अ रनिंग प्रोग्राम। एक रनिंग एप्लीकेशन है, तुमने देखा होगा ना, कुछ एप्लीकेशन बीच में फेल हो जाते हैं फिर उनको वापस रीरन करना पड़ता है। तो वही होगा ना, तुम्हारा मेमोरी फुल होता रहेगा, एप्लीकेशन क्रैश, वापस रन करो, मेमोरी फुल होगा, एप्लीकेशन क्रैश, वापस रन करो। कब तक करोगे ना ये सब? वही ना, मेमोरी फुल हो गया, एप्लीकेशन क्रैश, वापस रीरन करो, तो कब तक करेगी ये सब? इसलिए दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट ये चीज इतनी डिटेल में डिस्कस करने वाली नहीं है, क्योंकि आगे जाके तुम जावा में जाओगे तो जावा में होता है गार्बेज कलेक्टर। तो गार्बेज कलेक्टर अपने आप वो मेमोरी मैनेज कर लेता है कि कोई भाई अनऑथर कोई ऐसा खाली घर दिखा तो कलेक्ट कर लेता है उसको, जिसको किसी ने पॉइंट नहीं किया उस मेमोरी को कलेक्ट करता है। इसलिए दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। ठीक है? क्लियर है क्या? रियल लॉक इज ऑल्सो देयर, तो मैंने बोला था बेटा तुमको, यू हैव टू एक्सप्लोर दोस थिंग्स। कैलॉग और रियल लॉक पढ़ना है बस। देखो, व्हाई आई एम सेइंग एक्सप्लोर, अभी तुमको ऐसे लगेगा कि सर ने पढ़ाया नहीं, बट सी, अभी मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ तुमको। मैलॉक है, ठीक है, मैलॉक मैंने डिटेल में समझाया। अगर तुम इंटरनेट पे जाके बेटा कैलॉग के बारे में पढ़ते ना, तो कैलॉग बस तुमको इतना ही डिफरेंस देता कि मैलॉक में जो है, जब तुम मैलॉक की मदद से मेमोरी इनिशियलाइज करते हो तो सारी चीजों में रहता है गार्बेज। कैलॉग की मदद से मेमोरी इनिशियलाइज करते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 मिलता है, दैट्स इट। कितना बड़ा डिफरेंस है क्या कुछ इसमें? बाकी वर्किंग तो सारा सेम है ना। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो चीजें मैं बोलता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, वो तुम्हारे क्या बोलते हैं, तुम्हारे कैपेसिटी में है, यू कैन इजीली एक्सप्लोर। बट तुम जा ही नहीं रहे हो गूगल पे, कुछ सर्च नहीं कर रहे हो, एंड नो वन यूजेस कैलॉग। नो, पता नहीं, अभी सी में हम यूज सी में काम नहीं करेंगे तो कल को मैलॉग भी न्यू बदल जाएगा वो सब। बट इंटरव्यू में जाने के बाद जानबूझ के कैलॉग या स्ट्रक्चर यूनियन में यूनियन क्यों पूछा जाता है? क्या लगता है तुम्हें, क्यों पूछा जाता है? इंटरव्यूअर को ये नहीं जानना है कि तुझको कैलॉग आता है या नहीं, उसको ये नहीं देखना है कि कैलॉग आता है कि नहीं, कैलॉग का लेना देना भी नहीं है कुछ। उसको ये जानना है कि ये बंदा एक्सप्लोर करने वाला है कि नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये चीजें टीचर नहीं पढ़ाते। कैलॉग हो या यूनियन हो, ये टीचर नहीं पढ़ाते, ये बच्चे एक्सप्लोर करते हैं। तो जब तुम कैलॉग का आंसर करेक्ट करोगे तो उसको कैलॉग से नहीं लेना देना है। वो जानबूझ के तुमको ऐसी चीजें इसलिए पूछेगा जो आउटडेटेड है, इसलिए पूछेगा कि भाई तुमने उसके बारे में पढ़ा तो भी है क्या, ये पर्सन एक्सप्लोरिंग वाला बंदा है क्या, इसको एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट है क्या। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कुछ चीजें एक्सप्लोर करो तो उसके पीछे एक रीजन है बेटा। आई एम नॉट इग्नोरिंग द टॉपिक, ठीक है? कुछ चीजें तुमने वो स्कूल में पढ़ी होती है 5 मार्क के डिफरेंस के लिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन मैलॉक एंड कैलॉग, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो वो अभी हम एग्जाम निकालने के लिए या पेपर देने के लिए पढ़ रहे हैं क्या? तो मैं क्यों ये चीजें पढ़ाऊंगा ना? तो और तुम भी उस चीज से बाहर निकलो ना, अभी कॉलेज हो गया, सब हो गया, अब तुम क्या पेपर देने वाले हो क्या कहीं पे? इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पढ़ो ना बेटा। 5 मार्क के डिफरेंस के लिए पढ़ना छोड़ दो, एवरीवन प्लीज।
सी और सीपीपी का डिफरेंस पता है तुमको? बताओ एक बार। यस, in C we use printf, in CPP we use ये कहाँ से लाया इसने, क्या लाया नया? इन CPP also we use printf बेटा। ये जो सी आउट वाली गंदगी है ना, ये कॉलेज से आती है, स्कूल से आती है। ये डिफरेंस नहीं लिखते हैं ऐसा, क्योंकि C इज अ सबसेट ऑफ C++। सी में जितनी भी चीजें है वो सारी की सारी ईच एंड एवरीथिंग 100% सीपीपी में चलती है। तो प्रिंटफ भी सीपीपी में चलता है। तो ये ऐसे डिफरेंस नहीं होने चाहिए। सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इधर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होता है, इधर होता है। ऐसे कुछ डिफरेंस होने चाहिए। ये गधे जैसे डिफरेंस नहीं चाहिए कि इधर प्रिंटफ, इधर सी आउट चलता है, इधर स्कैन ऐप चलता है, इधर सी इन चलता है, और ये सब 5 मार्क 10 मार्क लेने के लिए तुम फालतू पेजेस भरते हो ना। तो उस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलो प्लीज। समझ में आ रहा है? तो सिंपली एक स्टेटमेंट है वो बस, सी इज अ सबसेट ऑफ C++। उसके वजह से बच्चों को पता नहीं होता है। मतलब वो स्कूल में बहुत गंदगी चल रही है पढ़ाते वक्त, कि सीपीपी का टीचर आता है, बोलता है कि चलो सी खत्म हो गया, अब सीपीपी है, तो आज से प्रिंटअप छोड़ो, आज से सी आउट लिखो। तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने कभी सीपीपी में सी आउट की जगह पे प्रिंटअप डाल के देखा ही नहीं ना, तो तुमको कैसे पता चलेगा वो चलता है या नहीं? बट एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाता है क्या कोच? ट्राई करके देखना चाहिए ना। अब होता यह है कि उधर हेडर फाइल्स मैंडेटरी है। तुम प्रिंटफ लिखने जाओगे तो बोलेगा stdio.h लिखो, तो तुम एरर पे नोटिस ही नहीं कर रहे हो। एरर ये है कि प्रिंटफ नहीं चलता, ऐसे नहीं बोल रहा है वो बोल रहा है कि प्रिंटफ चलता है, बस stdio.h को तो लेके आ। तो एरर ही नहीं पढ़ रहे हो और सीधा बोलते हो कि प्रिंटफ नहीं चलता है सीपीपी में। ऐसे कैसे चलेगा? समझे? अरे समझे या नहीं समझे? गुड। सो एवरीथिंग क्लियर अबाउट मैलॉक, फ्री, कैलॉक, रियलॉक एक्सप्लोर करो, कैसे काम करता है वो देखो। इसमें अभी कुछ डाउट है तो बताओ। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैव टू स्टार्ट बिफोर दैट, tokens. Everything clear about tokens? Yes, sir. Decision making. Any doubt in decision making? Yes. Okay. Looping. Any doubt in looping? Functions. All type सब समझा है प्रॉपरली फंक्शन में? पॉइंटर, पॉइंटर, अरिथमेटिक। अरे इसमें का कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है तो मुझको बताओ, मैं अभी मार्क करके रखता हूँ। देन स्ट्रिंग, एवरीबडी। देन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, मतलब वही तुम्हारा मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक, ये सब फ्री। यहां तक के कोई भी टॉपिक में डाउट है क्या किसी को? हेलो सर। यस। वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मीन्स क्या होता है? मैलॉक, मैलॉक
डायनामिकली नहीं एलोकेट हो नहीं, रहा है ना, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन हो रहा है ना बेटा। नहीं, कल मैंने उसमें सर्च किया था ना, तो स्टोर मेमोरी के टू टाइप दिखा रहा था। क्या क्या? डायनामिक, नेट पे सर्च किया था तो मेमोरी के टू पार्ट दिखा रहा था, एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और अदर एक था, याद नहीं है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होगा। हाँ आई थिंक, तो उसमें क्या डिफरेंस है? सी, यू आर सेइंग int ARR of 10, राइट? तो int ARR of 10 मतलब कंपाइल टाइम पे ही तुमने बता दिया है कि ARR of 10 ब्लॉक बनाने हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? एंड malloc में यू आर पासिंग साइज ऑफ इनटू n, तो ये यूजर से स्कैन होगा ना बेटा n। तो अभी ओके कंपाइलर को पता है क्या, रन टाइम पे कंपाइलर को पता चलेगा ना कि कितना मेमोरी बनाना है, राइट? क्लियर? ओके। एंड मेनी थिंग्स आर देयर, तुम थोड़ा सा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को डिटेल में पढ़ो, बट लेट इट बी। मैलॉक कैलॉक रियलॉक समझाना ये सब। यस Please. सर। So our last topic is structure, and few topics are there, that is storage classes, macro, and recursion, which will be covered in lab. Storage classes, macro, and recursion. तो स्ट्रक्चर वाला पार्ट हमको समझना है प्रॉपर, ठीक है? तो बिफोर मूविंग टू स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कुछ डाउट है बेटा? ये 9 10 11 उधर हो जाएगा। दिस टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग। ये ओवरऑल सी इतना ही है तुम्हारा, इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? ठीक है। सो वाई स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे आज, कल हाउ वगैरह देख लेंगे। लेट्स से आई वांट टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ विशाल, तेजल, स्नेहा, ये 3 स्टूडेंट्स है, इनके पास रोल नंबर है, नेम है, और इनके मार्क्स है। अब इन तीनों की इंफॉर्मेशन मुझको स्टोर करनी है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो मुझको क्या लगेगा बेटा? मुझको लगेंगे मल्टीपल वेरिएबल्स। तो मैं क्या करता हूँ, विशाल रोल नंबर, विशाल नेम, विशाल मार्क्स, तेजल रोल नंबर, तेजल नेम, तेजल मार्क्स, स्नेहा रोल नंबर, स्नेहा नेम, स्नेहा मार्क्स। ऐसे मुझको 9 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? और बहुत chaos है ना, ट्रेस कैसे रखूंगा इन सब का? तो फिर मैं क्या करता हूँ, 3 चीजें बनाता हूँ। मैं एक एरे बनाता हूँ रोल नंबर्स के लिए, एक एरे बनाता हूँ नेम के लिए, और एक एरे बनाता हूँ मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे सिक्वेंशियली मैं रोल नंबर स्टोर करूंगा, सिक्वेंशियली मैं मार्क्स स्टोर करूंगा, सिक्वेंशियली नेम स्टोर करूंगा। बट यहाँ पे भी क्या दिक्कत होगी मुझको फिर, कि अगर मैंने 0th इंडेक्स पे विशाल रखा है, तो यहाँ पे भी मुझको बराबर 0th इंडेक्स पे ही उसका नाम और मार्क्स रखने पड़ेंगे। इतना कौन ट्रैक रखेगा ना इसका? समझ में आ रहा है एवरीवन? तो इससे अच्छा मुझको विशाल के रोल नंबर, नेम और मार्क्स एक ही जगह पे मिलते हैं, तेजल के रोल नंबर, नेम, मार्क्स एक ही जगह पे मिलते हैं, और स्नेहा का रोल नंबर, नेम, मार्क्स एक ही जगह पे मिलते हैं। क्लियर? तो मैं सिंपली इतना क्यों ये करूँ ना एक्सेस, मैं सीधा यहाँ पे विशाल नाम पे जंप मार के उसका रोल नंबर, नेम, मार्क्स निकाल सकता हूँ कि नहीं बाहर? मुझको इतने कॉम्प्लिकेटेड वेरिएबल देने की जरूरत है क्या? सो पर वाई क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या क्यों चाहिए ये सब? प्रॉब्लम क्या आ रही है वो समझाया क्या? तो बिकॉज नाउ विशाल एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, एक एंटिटी मुझको रिप्रेजेंट करना है। तो डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा जब मुझको लॉजिकली डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा अगर मुझको बाइंड करना है, सो दैट टाइम आई यूज स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है कि तब मैं क्या यूज करता हूं? स्ट्रक्चर।
रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारा कनेक्टेड हो सकता है कि नहीं? अब विशाल, तेजल, स्नेहा एंड देन खुशहाल, देव, ये सब क्या हो जाएंगे फिर? ये वेरिएबल्स बनते जाएंगे मल्टीपल, सबको सेम मेमोरी एलोकेट करके मिलेगी ना। समझ में आ रहा है? मुझको मेमोरी चाहिए ना बस उनको स्टोर करने के लिए। क्लियर है क्या? सो दिस इज हाउ दैट विल वर्क। तो ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर का वाई। वाई वी नीड स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर हमें इसलिए चाहिए कि हम एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को बाइंड कर सकते हैं टुगेदर। सो लेट से एम्प्लॉय है, उसके पास आईडी है, उसके पास नेम है, उसके पास सैलरी है। तो ये पूरा एक एम्प्लॉय अगर मुझको स्टोर करना है तो मुझको इतनी जगह चाहिए ना भाई, कि यहाँ पे मैं आईडी डाल सकूँ, यहाँ पे नेम और यहाँ पे सैलरी। तो ये अगर अलग अलग वेरिएबल्स होते तो सब अलग अलग जगह पे होते। तो मुझे ये एक ही जगह पे चाहिए ना सारे बाइंडेड टुगेदर, इसलिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। और जब मैं इनका वेरिएबल बनाऊंगा E1, तो ये पहला एम्प्लॉय पूरा कनेक्टेड रहेगा ना उसके साथ। सिंटैक्स बाद में देखेंगे हम, बट पार्ट समझ में आया क्या? नहीं तो मुझे आईडी, नेम, सैलरी अलग लेना पड़ता, और फिर वेरिएबल नेम का कॉन्फ्लिक्ट, फिर E1 आईडी, E1 नेम, E1 सैलरी, ऐसे नहीं लूंगा ना मैं अभी। E1, E2, E3, E4, E5 जितने चाहिए मुझको उतने बनाऊंगा। और आईडी, नेम, सैलरी तो कांस्टेंट है सबके पास। क्लियर? यस विशाल, बोलो। हेलो सर। यस। मैं हम इस केस में फंक्शन भी सेम यूज करते हैं ना, कि फंक्शन में हम एक इवन नाम का फंक्शन लिखेंगे, उसमें हम उसका नेम, सैलरी, आईडी प्रिंट करके कॉल कर सकते हैं ना, मींस नहीं स्टोर कर सकते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट स्टोरिंग, ये एक्सेसिंग के लिए चल रहा है बेटा। डेटा डेटा स्टोरिंग के लिए चल रहा है, फंक्शन का लेना देना नहीं इससे कुछ। अब फंक्शन को तुम इसको पास कर सकते हो, फंक्शन की मदद से इसको स्टोर कर सकते हो। दिस इज योर डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? डेटा टाइप सिंपली प्रोवाइड्स यू स्टोरेज, कि कितना स्टोर करना है और किस टाइप का डेटा जाना चाहिए, दैट इज डिसाइडेड बाय डेटा टाइप ना। क्लियर? ओके। ओके। तो डेटा टाइप है। हमने क्या देखा है इसके पहले? बेसिक, जिसमें आया इंट, फ्लोट, कैर, डबल, वॉइड। फिर हमने क्या देखे? डिराइव्ड। डिराइव्ड में क्या क्या आया? डिराइव्ड में आया पॉइंटर, फिर आया एरे, फिर आया स्ट्रिंग। देखा है ना, ये पॉइंटर, एरे, स्ट्रिंग, ये इनकी मदद से ही डिराइव्ड किए है ना, यस सर, बेसिक की यस। मदद से। और इन दोनों को यूज करके हम बनाएंगे अभी यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन करेगा कि भाई उसका साइज कितना होना चाहिए। इनका साइज फिक्स है, डिराइव्ड का साइज भी दिया जा सकता है उसके साथ। यूजर डिफाइन में क्या क्या होना चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय यूजर। क्लियर? यस सर। ओके, एनी अदर डाउट? Fine then. Is there any other doubt? कुछ क्वेश्चन है और तो बोलो। आज एकदम स्ट्रक्चर का सिंटैक्स नहीं स्टार्ट कर सकता हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा हेवी होगा, बट स्टिल वी हैव 15 मिनट्स, सो तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि हेलो सर। यस। मेरा क्वेश्चन ये फंक्शन के बारे में नहीं है। सुबह मैम ने जो लेक्चर लिया था, किसने? तो मैम ने सुबह एक लेक्चर लिया था, तो हमने कुछ सिलेबस में चेंजेस
पैटर्न में कुछ चेंजेस करने वाले हैं, उसके बारे में वैशाली मैम जानना ने। था। हाँ हाँ, मतलब क्या जानना था उसके बारे में? एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे क्या चेंजेस हुए मालूम नहीं है। नहीं एग्जैक्टली क्या बात हुई मैम से? अभी मैं भी नहीं था सेशन में, क्योंकि मैम जो मेंटर टॉक में डिस्कस करते हैं हमको पता नहीं होती है चीजें। क्या बोला मैम था? क्या बोल रही पता थी? होगा ना। यस तेजल स्नेहा, क्या बोला है मैम ने? सर आपल्या मॉडेलमध्ये जे सी नंतर C++ होतं ना, तर मॅम हाँ म्हटलं की C++चं एक आठवडा ते दीड आठवड्यापर्यंत होईल आणि नंतर कोर जावा डायरेक्टली चालू करण्यात येईल. हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कवर होणार आपलं त्यात. सी क्या हो रहा मग है, डेटा क्या सीपीपीचं डेटा स्ट्रक्चर LMS देणार असं बोलत होते काहीतरी. क्या काय होत आहे ऍक्च्युली, आम्ही बऱ्याचशा बॅचेस मध्ये ऑब्झर्व केलंय, आपण जे सी शिकतोय, सी प्रोग्रामिंग, दॅट इज बेसिक, दॅट इज फॉर बिल्डिंग युअर लॉजिक, ओके, अँड दॅट इज मस्ट. सी प्रोग्रामिंग असायलाच हवं. बट सीपीपी मध्ये काय होत आहे की सीपीपी मध्ये पोरांना जेव्हा ते सिंटॅक्स वगैरे इंट्रोड्यूस होत आहे आणि लगेच पुढच्या 2-3 हप्त्यात ते जावामध्ये कन्वर्ट होतात. मग मुलं खूप जास्त कन्फ्यूज होत आहेत आणि एक्झॉस्ट होऊन जात आहेत की सीपीपी मध्येच ते गिव्ह अप करतायत. सो बेटर आफ्टर ऑल आपल्याला जावावरतीच काम करायचं, राईट? सो वी हॅव इंट्रोड्यूस दॅट न्यू थिंग की सीपीपी मध्ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कन्सेप्ट आपण समजणार प्रॉपरली, अँड देन वी विल मूव्ह ऑन टू जावा. बट तरी तुम्हाला सीपीपी जर करायचंच असेल फॉर इंटरव्ह्यू पर्पज, किंवा एखाद्याला इंटरेस्ट असतो की मला सीपीपी मध्येच काम करायचंय, तर वी आर हॅव्हिंग दॅट LMS अवेलेबल हियर. So main thing is object oriented programming, and from that we will be jumping into Java. Clear everyone? So उसका नहीं है कुछ इतना concern. And about data structures is everything about concept. कि concept में है data structures, कि कौन सा array list क्या करता है, linked list क्या करता है, ये सब चीजें. तो still if someone wants to understand it in CPP language, तो वो भी LMS अवेलेबल है. समझ में आ रहा है? बात ये हो रही है कि वी विल बी नॉट फोर्सिंग इट टू ईच एंड एवरी वन नाउ. उसको सेल्फ बेस्ड बोल रहे हैं अभी. कि बात ऐसी होती है कि वो सिलेबस में डालने की वजह से जो लोगों को इच्छा नहीं है उन लोगों को भी वो कंपलसरी करना पड़ रहा है, और वो जावा पे अफेक्ट कर रहा है. और मोस्टली जॉब्स तो जावा पे है ना बेटा, तो जावा तो अफेक्ट नहीं होना चाहिए बच्चों का. जावा ही तो मेन है ना. अब तुम सब लोग जावा फुल स्टैक के लिए ज्वाइन किए होंगे ना यहाँ पे. सो दैट वी हैव नोटिस्ड कि भाई जावा पे थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा है, बच्चे वहां तक गिव अप कर दे रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा सीपीपी का बर्डन कम करना है. इसको कम करना नहीं बोलेंगे एक्चुअली, क्योंकि हम LMS तो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो बच्चों को करना होता है वो तो लोग कर ही लेते हैं. एंड लैब असिस्टेंस तो है ही. ऐसा नहीं होता है कभी कि कोई मुझको आके पूछता है सीपीपी का क्वेश्चन जावा के लैब में, तो मैं आंसर नहीं करता हूँ. ऐसा नहीं है, तुम कुछ भी आके पूछो. यू आर फर्स्ट बिट स्टूडेंट, तो anything related to IT, anything related to our syllabus you can ask. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? तो वो तो क्लियर हुआ होगा ना हॅलो तुमको. सर, पूर्ण सीपीपी वेट वेट वेट, रिपीट. यस तेजल, बोलो पूर्ण बेटा. सीपीपी करायचे म्हटलं तर किती डेज जातं तरी? नहीं सी, सीपीपी अगर तुमको करना है तो सीपीपी इज नॉट दैट वास्ट. सीपीपी कुछ 20 डेज में हो जाता है. क्लियर? बट क्या होता है कि अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा है और तुमको इनहेरिटेंस सीपीपी में इंट्रोड्यूस किया, तो वही इनहेरिटेंस जावा में भी इंट्रोड्यूस हो रहा है. 20 दिन बाद जावा में इंट्रोड्यूस हो रहा है. तो क्या होता है ना, ये सिंटैक्स वो सिंटैक्स, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं फिर उसमें. बट जो लोग सेल्फ बेस के लिए पढ़ने वाले हैं, दोज पीपल आर सॉर्टेड ना. सेल्फ बेस में क्या होगा कि भाई नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, मैं मेरा जावा कंटिन्यू करता हूँ, ऐसे तो बोलेंगे ना बच्चे. बट तुम अगर सिलेबस में कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स में रखोगे तो वो करना ही पड़ता है ना सबको ज्वाइन. समझ में आ रहा है? So that's why it is better to teach object-oriented programming and move to Java. Clear? Okay. So
Any other doubt? हेलो सर, Yes. मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे जो एलएमएस दिया जाएगा रिकॉर्डिंग, वो मुझे मतलब उसको मैं कैसे ये कर सकता हूँ? मुझे मीन्स मुझे कुछ प्रॉब्लम आया, तो हम मुझे आप कैसे पढ़ाते हैं ना? नहीं, देखो बात क्या है, बात ये है कि एलएमएस की बात नहीं है, नॉन आईटी बैकग्राउंड की भी बात नहीं है। तुझे सीपीपी पढ़ना है क्या, या तुझे जावा पढ़ना है, क्या पढ़ना है मेन? जावा। तो जावा का तो अपन बैच कंटिन्यू कर ही रहे हैं ना बेटा, जावा बैच के साथ, ठीक है। हाँ, इफ यू आर सेइंग कि हाँ मेरा अभी जावा अच्छा हो गया, अब मुझे थोड़ा सा सीपीपी का भी नॉलेज चाहिए, तो हम है ही ना इधर लैब लेने के लिए। समझ में आ रहा है? ओके। हाँ, तो डोंट वरी, डाउट सॉल्विंग का ही कंसर्न है ना तेरा, बस डाउट सॉल्व होते हैं। मैं स्टूडेंट्स के बाहर, मतलब क्या लेक्चर्स के अलावा भी मैं कई बार मीट लेके डाउट सॉल्व करता हूँ बच्चों के, गूगल मीट का लिंक वगैरह भेज के, स्क्रीन शेयर करके। सो डाउट सॉल्विंग का कोई इशू नहीं। तुम लोग रेडी चाहिए बेटा, बस क्वेश्चंस पूछने के लिए, हम लोग आंसर करते हैं। यू कैन आस्क टू आवर प्रीवियस स्टूडेंट्स एज वेल, फीडबैक्स वगैरह देखते होंगे ना तुम गूगल रिव्यूज वगैरह पे। सो डोंट वरी, जो लोग बच्चे पढ़ने के लिए रेडी है, हम उनके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। सो कोई भी कंसर्न नहीं है। सो एवरी वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, कि कोई मतलब पूरी चीज हम पहले ट्रांसपेरेंसी दे के ही करते हैं, इंक्लूडिंग योर प्लेसमेंट्स। तुमने अगर कुछ तुम्हारे अपना काउंसलिंग वगैरह लिया होगा बैच ज्वाइन करने से पहले, तो तुमको क्लियरली बताया होगा कि भाई तेरा पास आउट ईयर ऐसा ऐसा है, तो तुझको कॉल कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे, राइट? यस, राइट सर। हाँ, तो उतना क्लियरिटी होना चाहिए, बाद में बच्चे अपने को ब्लेम नहीं करने चाहिए किसी भी चीज में। सो डोंट वरी, सारी ट्रांसपेरेंसी है, किसी को भी किसी तरीके से पागल नहीं बनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। नहीं सर, मुझे कंसर्न क्या था कि हम अभी सी पढ़ रहे हैं ना, तो सी से हम जावा में जंप करेंगे, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, सी के बाद बेटा हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना प्रॉपरली। ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हम जावा में जाएंगे। हाँ, तो सीपी पे अगर हम साइड में रखेंगे, तो वहाँ जावा में कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं, नहीं है, कुछ जावा का प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर, नहीं जावा का स्ट्रक्चर पूरा सी पे बेस है, सी ओके। प्रोग्रामिंग पे बेस है जावा का स्ट्रक्चर पूरा। तो ओके। इसलिए तो सी प्रोग्रामिंग मस्ट है ना। सी प्रोग्रामिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी प्रोग्रामिंग के बाद ही तुम वहां पे आगे जा सकते हो। सो हमने ये चेंजेस किए होंगे तो सोच समझ के किए होंगे ना बेटा कुछ। यस सर, यस, नो प्रॉब्लम। तो उसका कोई कंसर्न नहीं है, कोई भी कंसर्न नहीं है, सारा सिलेबस तुमको अवेलेबल है एंड लैब मेंटर्स आर अवेलेबल। और इवन तुम ऐसा भी नहीं है कि तुम ऑनलाइन, यू कैन, इफ यू आर इन पुणे यू कैन विजिट एट एनी टाइम, तुम ऑफिस में विजिट करो, ऑफलाइन डाउट सॉल्व कर लो। सी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए हम मल्टीपल चीजें हैं, इवन हम वो क्या बोलते हैं अपना बिट्स एंड बाइट्स और बहुत सी चीजें अरेंज करते हैं, मल्टीपल सेशंस अरेंज करते हैं बच्चों के लिए। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव जो है हमारा, कि बिजनेस हमारा मेन टारगेट नहीं है कि पैसे ही कमाना है कुछ भी करके। तो दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट। चलो, है अनदर सेशन, विल कनेक्ट टुमारो एट सेम टाइम। कल है ना तुम्हारा लेक्चर? शेड्यूल में लेक्चर है ना कल तुम्हारा?